हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है 100 MCQs की सीरीज़, जो कि आपका कॉमर्स का यूनिट है बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मैथड्स का। उसके हम 100 MCQs को कवर अप कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चंस कवर अप करवा दिए हैं। 1 से लेकर 50 तक मैंने आपको 25 क्वेश्चन कवर अप करवाए थे परसों एंड 25 नेक्स्ट कवर अप करवाए थे कल। आज हम नेक्स्ट 25 कर रहे हैं, दैट इज़ 51 से लेकर 75 तक। इन दिस वे आपके आज 75 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे और जो रिमेनिंग 25 रह जाएंगे वो आपको कल कवर अप करवा दिए जाएंगे। सुबह आपको डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन्हीं टेस्ट की PDF मिल जाती है, राइट। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे आपको डेली सुबह टेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। आप उन्हें कीजिए अच्छे से। आई होप आप सब करते भी होंगे। जो नहीं करते हैं वो भी सब कीजिए टेस्ट। इन दिस वे क्या होता है, आप एक बार अपना खुद का दिमाग लगा के सब आंसर्स वगैरह लिखोगे और फिर जब ये वीडियो देखोगे तब आप उसको आंसर्स को मैच कर सकते हो, आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो, है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि अगर आप खुद को इवैल्यूएट करोगे एज अ टेस्ट पर्पज़, आप इसे लेकर चलोगे तो क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होगा आपके अंदर कि हाँ, हमारे इतने सही हैं, हम यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर कहीं पे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा, किसी टॉपिक के हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकोगे। बेसिकली खुद को इवैल्यूएट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ये टेस्ट सीरीज़। इसीलिए हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर सके। पहले आप सिर्फ और सिर्फ खुद कीजिए क्वेश्चंस को, देन आप इन क्वेश्चंस की जो हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो होती है इसके थ्रू आप खुद को इवैल्यूएट कीजिए। इन आंसर्स के साथ आप खुद के आंसर्स को मैच कीजिए, है ना। चलते हैं अभी आज की वीडियो पे बिना किसी देरी के। आज मैं आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करवाऊंगी। उससे पहले एक और बात, अगर आपने अभी तक रिवीजन वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कॉमर्स के कई सारे यूनिट्स हैं उनकी जो रिवीजन वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं सारी के सारे यूनिट्स के रिवीजन वीडियोस। आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो पेपर वन के कई सारे यूनिट्स हैं उसके भी कंप्लीट जो रिवीजन है पूरे सिलेबस की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। जो पेपर 1 के जो रिवीजन वीडियोस हैं लाइक हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, ICT हो गया, इन सब की फुल रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम जो पेपर 1 के MCQs है ना, MCQs जैसे मैं आपको अभी कॉमर्स के MCQs करवा रही हूँ ना, ऐसे ही पेपर 1 के अगर आप MCQs करना चाहते हैं 100 MCQs हर एक यूनिट के, हर एक लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड के, ICT के, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए और जल्दी से उसको भी ज़रूर से देखिए। चलिए हम बिना किसी देरी के आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है जब हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमने कोरिलेशन निकालना होता है तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड एक ही आता है ज़ुबान पे, दैट इज़ कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है बिकॉज ये प्रॉपर एक मैथमेटिकल जो है वो मेथड है। मैथमेटिकल इसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है। कोरिलेशन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, ईजी टू यूज़ है और मैथमेटिकल फार्मूला इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा B। आगे हम चलते हैं 52 पे, मैच द फॉलोइंग वाला है। इसका सिंपली क्या है, अगर कोई भी रिलेशन नहीं है किन्हीं दो चीज़ों में, लाइक अगर प्राइस एंड डिमांड है उसके बीच में तो रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, दैट इज़ रेनफॉल और पॉपुलेशन के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है ना आपस में, है ना। तो बेसिकली अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता दो चीज़ों में, मतलब उन दोनों का चीज़ों में आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे कोरिलेशन क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, और जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है, मतलब एग्जैक्टली जितना परसेंटेज से प्राइस बढ़ रही है उतने परसेंटेज से डिमांड जो है वो कम हो रही है तो परफेक्ट ना। अगर 20% प्राइसेस बढ़े हैं, 20% बढ़े हैं
प्राइसेस और डिमांड भी जो है वो 20% ही कम हो रही है, ठीक है। सो ये क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, जहाँ पे कोरिलेशन आपका +1, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो +1 आ जाएगा। अभी जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है वो नेगेटिव परफेक्ट का दिया है, मतलब प्राइस और डिमांड नेगेटिव कोरिलेशन में जाते हैं। यहीं पे अगर हम प्राइस और सप्लाई लेके चलते हैं, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है। अगर मान लो प्राइसेस बढ़े 20% से तो सप्लाई भी बढ़ रही है 20% से, क्लियर। तो ये क्या होगा, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं प्लस सेम रेशो में बढ़ रही हैं। इसके अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। सो इसका +1 होता है उस टाइम पे। मॉडरेट कोरिलेशन कब होता है, जब ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिलेट भी नहीं कर रहे हैं दो वेरिएबल्स आपस में, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रिलेट कर रहे हैं, मीडियम में रिलेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे 0.60 से लेकर 0.75 तक कोरिलेशन होता है। उसके अलावा हाई, बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं दो वेरिएबल्स, हद से ज़्यादा वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो 0.90 से लेकर या फिर उससे ज़्यादा का ही जो है वो कोरिलेशन माना जाता है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो अनोवा है, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वो किन्होंने जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया था, डेवलप किया था, तो ये दिया था फिशर ने दिया था। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं, चंक सैम्पलिंग को और किस नेम से जानते हैं। चंक सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नेम से भी जानते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है, जिसके अंदर हम कोई भी एक इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जो उसको ईजी लगता है वो वाला सैम्पल यूनिट सेलेक्ट करता है। अगर कोई इसको सैम्पल यूनिट लग रहा है हाँ भी इससे तो डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, तो उसको वो लीव कर देता है ना, मतलब जो उसको ईजी लगता है वही उसी को वो सिलेक्ट करेगा फर्दर स्टडी के लिए, उनसे डेटा करने के लिए। सो चंक सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे हम चलते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि जब हेडिंग जो होती है, जो एक कॉलम्स होते हैं उनकी जो हेडिंग्स होती है उसको हम कैप्शंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। और जो रोज़ होते हैं उनकी हेडिंग्स को हम स्टब्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल सही बोल रहा है। सो बेसिकली स्टेटमेंट जो असर्शन है वो सही है। जो कॉलम की हेडिंग्स होती हैं उनको कैप्शंस बोला जाता है और जो रोज़ की हेडिंग्स होती हैं उनको स्टब्स बोला जाता है, क्लियर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि जो स्टोक्स रूल है वो यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन का नेचर जानने के लिए, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। जो H.A. स्टोक्स थे, प्रोफेसर H.A. स्टोक्स थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था, किस चीज़ के लिए था, क्लासिफिकेशन के लिए ही दिया था। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स डिसाइड करने हो कि कितने नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स होंगे एक सीरीज़ के अंदर, बेसिकली एक जो डेटा होता है उसके अंदर 10 क्लास इंटरवल्स होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, तो उसको निकालना हो ना, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया था प्रोफेसर स्टोक्स ने, ठीक है। सो उस टाइम पे स्टोक्स रूल यूज़ होता है। उसके अलावा जो है उन क्लास इंटरवल का साइज़ कितना होगा, उनकी विड्थ क्या होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होती है, जो क्लास इंटरवल्स होता है, उसके बारे में हमें अगर चीज़ें निकालनी हो तो वहाँ पर हम स्टोक्स रूल का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। उसके बाद हम चलते हैं 56 पे। ये क्या बोल रहा है देखते हैं। जो ग्राफिकल मॉडल है लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर जो रीजन होता है डिफाइंड बाय द कांस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जब हम एक ऐसा कॉमन रीजन जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स लेकर चल रहे हैं, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसके अंदर हम सारे रिस्ट्रिक्शंस लेकर चल रहे हैं इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। उसको हम सॉल्यूशन रीजन के नाम से भी जानते हैं, फिजिबल रीजन के नाम से भी जानते हैं और फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना उसके अंदर जब हम नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी लेकर चलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी वो दोनों या तो बड़ी होंगी 0 से या फिर वो 0 के इक्वल होंगी, वो नॉन नेगेटिव होंगी। कहने का मतलब वो नेगेटिव में नहीं जाएंगी, वो -1 नहीं होगी, वो -2 नहीं होगी, वो नेगेटिव क्या होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी, वो क्या होगी, वो नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव मतलब या तो वो 0 के इक्वल होगी
या फिर वो 0 से बड़ी होगी, ठीक है। जो x और y की वैल्यू होगी किसके अंदर, एक लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो x एंड y की वैल्यू है जब वो 0 या 0 से बड़ी होती है, दैट मीन्स उसके अंदर हम नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी कि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को भी लेकर चल रहे हैं। और जब हम नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को लेकर चलते हैं प्लस उसके अलावा सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को लेकर चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। एक कॉमन रीजन होता है जिसके अंदर हम सारे के सारी चीज़ें लेकर चलते हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 57वें क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि ऐसा मॉडल जिसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा एनालॉग, है ना, हाइब्रिड वाले कंप्यूटर जो आईसीटी के अंदर भी पढ़ा होगा या कंप्यूटर के अंदर पढ़ा होगा, वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। ऐसा मॉडल जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग मॉडल बोलते हैं। आगे हम चलते हैं 58 पे। क्या बोल रहा है, एक ऐसी पॉपुलर टेक्निक जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। मैंने आपको पिछले भी कल या परसों के क्वेश्चंस में भी बताया था, जो कोरिलेशन होता है ना वो प्रॉपर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है ना। और साथ ही साथ उसके थ्रू या उसकी हेल्प से हम फ्यूचर में भी फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ें, फ्यूचर में क्या हो सकता है फ्यूचर को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। बट जो रिग्रेशन होता है ना वो मोर क्लियर पिक्चर देता है, वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताता है कोज एंड इफेक्ट के बीच में कि किस चीज़ की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। किस चीज़ की वजह से अगर मान लो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एग्जैक्टली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिमांड के ऊपर, है ना। अगर रेनफॉल हो रही है तो उसका फसल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो क्लियर कट जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। और इन दिस वे अगर हमें ये पता लग जाएगा कि किस चीज़ की वजह से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम फ्यूचर भी फोरकास्ट कर सकेंगे, भी आज ये इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फ्यूचर में ये पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं, ये हम करते हैं रिग्रेशन के थ्रू। क्लियर। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेफ़्ट टेल है, एक सेकेंड, जो लेफ़्ट टेल है वो लंबी है राइट टेल से, सो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे। ये हम अपना, एक सेकेंड, ये अपना है ऐसा जा रहा है अपना, ठीक है। मतलब कहने का जो लेफ़्ट टेल है वो लंबी है किससे, राइट टेल, तो ये छुटकू सी है ना, ये इतनी सी है। जो लेफ़्ट टेल है ये क्या है, ये लंबी है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जब भी लेफ़्ट साइड पे ये झुका हुआ होता है ना, जो एक कर्व है ये हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है, दैट मीन्स वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड के अंदर क्या होता है, जो मोड होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो मोड होता है वो सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा और मीन बेचारा उससे छोटा, ठीक है। ये अपना मीन होता है, ठीक है। और ये मीन जो होता है सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा मीडियन, फिर उससे बड़ा मोड होता है। और ये किस सीरीज़ में होता है, जब किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है ये, जब ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है। और इस केस में जो लेफ़्ट वाली टेल है ये लंबी होती है किससे, राइट टेल से। आगे हम चलते हैं 60th क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 8 और जो थर्ड क्वार्टाइल है वो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, फर्स्ट क्वार्टाइल की भी दे रखी है, इंटर क्वार्टाइल की भी दे रखी है। यहाँ पे आपको मैंने फार्मूलाज मेंशन किया हुआ है, सिंपली आपको ये क्या करना है, पुट करना है फार्मूला के अंदर। सबसे पहले तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकलता है क्वार्टाइल्स और मीडियन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं। क्लियर। तीन मैथड्स होते हैं इसके, है ना, बाउलिस होता है, कैलीज होता है, ऐसे करके। तो जब हम बाउलिस मैथड के थ्रू निकालते हैं स्क्यूनेस की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, सो इन दैट केस जो क्वार्टाइल्स एंड मीडियन है उसका यूज़ किया जाता है ना। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में डिवाइड कर देंगे किसके साथ, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 के साथ। अभी मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। क्लियर। अभी यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज हम सिंपली पुट कर सकते हैं, Q3 माइनस Q1 की जगह पे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज लिख सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, जो क्वार्टाइल 3 है वो हमारा कितना है, कहाँ गया, एक सेकेंड, जो क्वार्टाइल 3 है वो कितना है, 12 है, ठीक है, ये 12 है। प्लस में जो क्वार्टाइल 1 है वो कितना है, 8 है, ठीक है, वो कितना है, 8 है। माइनस में 2 मीडियन है, मीडियन कितना हमारे पास दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। मीडियन कितना है हमारे पास, 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16, 12 प्लस 8 20, 20 में से 16 गए 4। क्लियर है, इतनी कैलकुलेशन क्लियर है। जब हमने ये निकाल लिया
सिंपली प्लस माइनस कर लिया। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, Q3 माइनस Q1 से। Q3 माइनस Q1 क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है ना। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि 1। क्लियर। चलिए आगे हम चलते हैं 61 पे। सिंपली हमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताना है मीन, मीडियन और मोड के बीच में। जब हम मोड निकालते हैं सो बेसिकली ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है क्वेश्चन, और ये सिंपली एक प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से याद करके जाना। कई बार क्या होता है, हमें सिंपली मीडियन और मोड दे रखा होता है और हमें सिंपली मीन निकालना होता है, बट हमें फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। कहाँ पे हम इतना लंबा चौड़ा फार्मूला थोड़े ना लगाने बैठेंगे। तो इसका जो एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, जो एक रिलेशनशिप बताता है तीनों के बीच में, वो होता है मोड निकालने का। दैट इज़ 3 मीडियन को जब हम 3 मीडियन में से हम माइनस कर देते हैं 2 मीन। ठीक है, सो ये अपना निकल आता है मोड। सो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आगे हम चलते हैं 62 पे। क्या बोल रहा है, अगर इफ़ फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीडियन इज़ ग्रेटर दैन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्लासिफाइड एज। अभी ये क्या बोल रहा है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। अगर क्वार्टाइल 1 है माइनस में मीडियन, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस है फर्स्ट क्वार्टाइल का एंड मीडियन का वो बड़ा है, किससे बड़ा है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन माइनस क्वार्टाइल थर्ड से। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कैसे क्लासीफाई हम करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारा क्वार्टाइल 1 जब हम डिफरेंस निकालते हैं मीडियन और क्वार्टाइल 1 का, अगर वो बड़ा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। अगर क्वार्टाइल 3 और मीडियन का डिफरेंस बड़ा है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। क्लियर। जो इधर वाली टर्म होती है ना लेफ़्ट वाली, अगर ये चीज़ बड़ी है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। इसका सिंपल सा है, अगर मान लो आपने ये ऐसे क्वार्टाइल्स बनाए 1 2 3, ठीक है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड, क्वार्टाइल 1 2 3 4 बॉक्सेस बनते हैं, मतलब बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मीडियन के अंदर हम 2 में डिवाइड करते हैं, जो क्वार्टाइल्स के अंदर हम 4 में डिवाइड करते हैं, डिसाइल्स के अंदर हम 10 में डिवाइड करते हैं, और परसेंटाइल्स के अंदर हम 100 में डिवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्वार्टाइल की बात हो रही है, तो हम क्वार्टाइल के अंदर 4 हिस्सों में बांट देते हैं, है ना। अभी ये हो गया हमारा क्वार्टाइल 1, ये हो गया हमारा क्वार्टाइल 2 और ये हो गया हमारा क्वार्टाइल 3। क्लियर है इतना। अभी ये जो क्वार्टाइल बीच वाला होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अभी अगर इधर वाला डिफरेंस ज़्यादा है ना तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, इधर वाला डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। क्लियर। इसके अंदर एक सेकेंड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूड हो जाएगा। अब इसके अंदर बनेगा कैसे, लाइक दिस वन बनेगा। पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर जो राइट वाली टेल होती है ना, जो राइट वाली टेल होती है ये लंबी होती है। जो नेगेटिव स्क्यूड होता है उसके अंदर लेफ्ट वाली टेल लंबी होती है। जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है उसके अंदर राइट वाली टेल लंबी होती है ना। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड का इस तरीके से बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो इधर वाला डिफरेंस ज़्यादा है, यानी कि क्वार्टाइल 1 और मीडियन के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, लेफ्ट साइड का डिफरेंस, तो अभी ये कहाँ पे आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा, और अगर इसका डिफरेंस कम है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे कम होता होता नीचे तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो इन दिस वे ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली स्क्यूड बन जाएगी। क्लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगर हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल हमें दे रखा है, मीडियन दे रखा है, अभी सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो कितना है, 32 है, ठीक है, 32 है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे मीडियन को। क्लियर। और इधर दूसरे साइड पे जो क्वार्टाइल थर्ड दे रखा है 35 और मीडियन दे रखा है 20, तो इधर हम 35 में से माइनस कर देंगे 20, यानी कि एक साइड पे हमने मीडियन और क्वार्टाइल फर्स्ट का डिफरेंस लिया है, दूसरी साइड पे हमने मीडियन और क्वार्टाइल थर्ड का डिफरेंस लिया है। क्लियर। अभी जो लेफ़्ट वाली साइड है, यानी कि 1 और मीडियन का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और जो क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी कि क्वार्टाइल 1 का जो डिफरेंस है वो छोटा है कि नहीं है, छोटा। अभी छोटा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी जो ये क्वार्टाइल आगे की तरफ हम चलते हैं दूसरे पे, दैट इज़ जो थर्ड और मीडियन का डिफरेंस है वो ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है तो ये ऊपर को चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा। अभी आप खुद देखो ये कौन सी बन गई, ये नेगेटिवली स्क्यूड बन गई कि नहीं बन गई, है ना।
उसका अपोजिट क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर क्वार्टाइल जो हमारा फर्स्ट है और जो मीडियन है उसका डिफरेंस ज़्यादा आता है, ज़्यादा आएगा तो वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी ये वाली, है ना। और अगर 3 और मीडियन का डिफरेंस कम है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी, मतलब उस केस में तो ये पॉजिटिव बनेगा। अगर इसी का हम अपोजिट कर दें तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर। अभी नेगेटिव बन गया, ये नीचे की तरफ आ गई और ये ऊपर की तरफ आ गई। अभी इसने क्वेश्चन में पूछा क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड कैसे होगी। अभी मैंने आपको इसको निकाल के दिखा दिया। जो ये 12 आया है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, छोटा है क्योंकि, और 15 बड़ा है तो इधर वाले का बड़ा है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी ये आप खुद देखो ये कैसी है, ये लेफ़्ट की तरफ स्क्यूड है कि नहीं है, नेगेटिव स्क्यूड है कि नहीं है, लेफ़्ट की तरफ इसकी लॉन्गर टेल आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। और लेफ़्ट को हम क्या बोलते हैं, लोअर टेल बोलते हैं। क्लियर। जो राइट होती है ना, राइट की तरफ होती है अगर, मतलब एक सेकेंड, जो ये वाली है ना इसको हम बोलते हैं अपर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर टेल। जो राइट की तरफ आती है और जो लेफ़्ट की तरफ आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर टेल बोलते हैं। अभी ये किसकी तरफ स्क्यूड है, लेफ़्ट की तरफ है, यानी कि लोअर टेल इसको हम बोलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं 64 पे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन है, आप सब ने ही कहा था कि प्रैक्टिकल भी थोड़ा थोड़ा डालना, दैट्स वाई मैंने डाला है। थोड़े कुछ इसमें फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं तो थोड़ा हो सकता है एक बार टिपिकल हो जाए, बट इसको अच्छे से समझोगे आ जाएगा। रिवीजन वीडियो अगर आपने स्टैट्स की नहीं देखी है तो रिवीजन वीडियो देखिए अच्छे से, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट स्टैट्स रिवाइज़ करवाया था, उसको देख के उसके बाद अगर आप ये एमसीक्यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से रिवीजन वीडियो देख रखी होगी, है ना। सो इन दैट केस आपको और ज़्यादा जल्दी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये सारे के सारे एमसीक्यूज़। जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ज़्यादा अच्छे से स्टैट्स नहीं पढ़ा है और नेट की तैयारी वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा इन चीज़ों में। बट आप पहले हमारी जो रिविजन वीडियो है उसको देखिए, उसका लिंक जो है प्ले लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद जब आप ये एमसीक्यूज़ करोगे तो आपको फटाफट से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 64 क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, द स्टैटिस्टिकल मेजर्स सच एज एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन आर क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ। बेसिकली जो एवरेज है, डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। एवरेज है, डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, ये सब किसके पार्ट हैं। अभी अब सिंपल सी बात ये देखो, जो डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल है, ये सब किसके पार्ट है, क्वार्टाइल सिस्टम के पार्ट है कि नहीं, जो हमारा मीडियन निकालने के लिए यूज़ होता है ना। जब हम मीडियन निकालते हैं सो मीडियन का ही बेसिकली पार्ट है क्वार्टाइल। जैसा कि मैंने आपको रिवीजन में भी बताया था, जो क्वार्टाइल होते हैं ये किसके पार्ट होते हैं, मीडियन के ही पार्ट होते हैं। मीडियन में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, क्वार्टाइल के अंदर 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है एक सीरीज़, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे ही डिसाइल्स के अंदर 10 में और परसेंटाइल के अंदर 100 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और अभी ये तीनों मीडियन का पार्ट है एक तरीके से, तो बचा क्या, मूवमेंट सिस्टम बचा। सो ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 8.5, देन क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। इसमें बेसिकली कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, जब आपको लंबा चौड़ा सम नहीं निकालना पड़ता है, कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं, शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं, उसकी हेल्प से ये निकाला है। ऑब्वियसली सी बात है, नेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लंबी कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे। जिस बच्चे को फार्मूला याद होगा ना, क्लियर से अच्छे से याद होगा, वो झट से ये क्वेश्चंस निकाल देंगे, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है अगर आपको फार्मूला याद है तो, है ना। चलिए अब इसको भी मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। वैसे अगर हम निकालने बैठे तो डेविएशंस को, क्वार्टाइल डेविएशन को अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। अभी हमें छोटी सी सिर्फ एक ही हमें चीज़ दे रखी है, दैट इज़ हमें हमारा मीन डेविएशन दे रखा है 8.5, इसी से हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। अभी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसको निकालने का फार्मूला होता है, ये आपको दिया हुआ है, दैट इज़ मैं बताती हूँ आपको। जो मीन डेविएशन होता है ना, वो इक्वल होता है 4/5 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है, 4/5 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन के। क्लियर। अभी सबसे पहले तो हमें मीन डेविएशन इन्होंने दे रखा है, मीन डेविएशन कितना है, 8.5 है कि नहीं है, 8.5 है, इज़ इक्वल टू में 4/5 अप इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड में इसको फॉर्मूले को रिमूव कर देती हूँ। मीन डेविएशन इज इक्वल टू में 4/5 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है।
सो अकॉर्डिंगली हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 8.5 इज़ इक्वल टू 4/5 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। अब ये 5 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 8.5 इंटू में 5/4 उल्टा हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। इज इक्वल टू में स्टैंडर्ड डेविएशन इधर का इधर ही रह जाएगा। क्लियर। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10.625। ठीक है, 625 आ जाएगा। ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर है। इसके बाद अभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, अभी इसकी हेल्प से आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे, बिकॉज हमें निकालना क्या, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मीन डेविएशन दे रखा है, मीन डेविएशन से हमें क्वार्टाइल डेविएशन को निकालना है। सबसे पहले हम मीन डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को 2/3 से, तो वो क्या आ जाता है, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, 7.08 आ जाएगा। ठीक है, इसको दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं एक बार हल्का सा लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन मैंने नहीं किया है तो थोड़ी लिखने में दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड। जो मीन डेविएशन होता है वो इज़ इक्वल टू होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के। क्लियर। ये होगी पहली प्रॉपर्टी, इसकी हेल्प से मीन डेविएशन हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे। दूसरी क्या होती है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन हमें निकालना है। राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है। मीन डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया तो क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ए। चलिए आगे हम चलते हैं। द सम ऑफ द ऑल द स्केयर डेविएशन, जब हम सम कर देते हैं जितने भी हमारे पास डेविएशन आते हैं उन सब का हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, किसका, डेविएशंस का, उसका हमने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया n से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो वो हमारा क्या निकल आता है, पॉपुलेशन वेरिएंस निकल आता है। सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने सिंपली फॉर्मूले को स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और बता दिया इसको हम मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, तो वो हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस निकल आता है। क्लियर। और पॉपुलेशन वेरिएंस बेसिकली होता क्या है, ये बताता है पॉपुलेशन वेरिएंस कि जो बेसिकली एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो कितने स्प्रेड आउट हैं, फैले हुए हैं। स्प्रेड मतलब फैले हुए हैं, वो या तो वो क्लोज है, ऐसे हैं, या फिर वो बहुत ही ऐसे दूर है ना। मतलब कहने का वो कितने स्प्रेड आउट हैं और कितने क्लोज हैं, वो चीज़ बेसिकली हमें बताता है पॉपुलेशन वेरिएंस। क्लियर। आगे हम चलते हैं 67 पे। स्टैट्स जो होता है वो किसके साथ डील नहीं करता, वो इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता, वो ग्रुप्स के साथ या मास क्वांटिटी या फिर एग्रीगेट यानी कि टोटल के साथ डील करता है, एक एक पर्सन के साथ नहीं डील करता। आपने सबने भी देखा होगा जब आप स्टैट्स में सम्स निकालते हो तो आपको यही होगा ना, भी हाँ भी इतने एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ये सारा डेटा दिया हुआ है, उसको हम प्रॉपर अच्छे से एक साथ कैलकुलेट करेंगे। एक एक को पकड़ के तो नहीं बैठता ना स्टैट, एक एक चीज़ को तो नहीं कैलकुलेट करते ना, एग्रीगेट लेकर चलता है। एग्रीगेट हम सबका मीन निकालते हैं, सबका हम मीडियन निकालते हैं, है ना। तो ये इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता है। आगे चलते हैं 68 पे। क्या बोल रहा है, सिंपली इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ अगर अर्थमेटिक मीन को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या आती है। नॉर्मली जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, वेरिएंस भी बोल सकते हो, वेरिएशन भी बोल सकते हो, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। क्लियर। अभी हमें मीन दे रखा है ना। अभी हम जब मीन को, अर्थमेटिक मीन को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से तो क्या निकल के आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है। राइट। फॉर्मूला क्या होता है, CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, और वो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको सिंपली ये पता लग जाएगा, जब हम मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे CV से तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा C। आगे हम चलते हैं 69 पे।
द वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेजरिंग द ऑब्जर्वेशन हुज आउटकम अक्रेंस इज ऑन चांस। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही वर्ड से इसका आंसर हमें पता लग रहा है। जब भी हम इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं मतलब मेजर करने के लिए ऑब्जर्वेशंस को, उन आउटकम्स को, जिनका जो आउटकम्स है बेसिकली, जिनका जो रिज़ल्ट है वो ऑन चांस डिपेंड करता है। मतलब उनकी जो अक्रेंस है, जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑन चांस है, भी कुछ भी आ सकता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं 70th पे। क्या बोल रहा है? जो प्रोबेबिलिटी होती है सेकंड इवेंट की, वो इन द सिचुएशन इफ़ द फर्स्ट इवेंट अक्कर होगा। अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी का हमें तब पता लगता है सही से उस सिचुएशन में, अगर उसके पहले पहला इवेंट अक्कर होगा तब, मतलब कहने का पहले फर्स्ट इवेंट अक्कर होगा, देन उसके बेसिस पे सेकंड इवेंट निकलेगा। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लाइक कार्ड्स है, कार्ड्स में से आपने एक कार्ड उठा लिया, उठा के हमने वापस नहीं रखा है, उठा के आपने अपने जेब में डाल लिया, ठीक है, उस कार्ड को, लाइक, है ना। जब आपने खेल रहे हो, कार्ड्स खेल रहे हो, तो आपने एक कार्ड उसमें से निकाला, उसको जेब में निकाल के रख लिया, तो जो बाकी रिमेनिंग कार्ड्स है उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, है ना? होगी ना, डेफिनेटली होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे हम चलते हैं 71st पे। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं है तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि अगर आप डेटा को एनालाइज करते हो, स्टैट्स में होता ही क्या है, स्टैट्स में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कल या परसों के किसी क्वेश्चन में, कि जब स्टैट्स में हम करते क्या है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, है ना, यही सब तो करते हैं। तो ये लिमिटेशन कैसे हो गई? एनालिसिस ऑफ डाटा तो बल्कि पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये क्या हो जाता है? इसकी लिमिटेशन नहीं है। बाकी तीनों लिमिटेशन हो सकती है अगर हम एक ही जैसे डेटा उठा रहे हैं। लाइक हमने किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को जो है हमने उनसे डेटा कलेक्ट करना है, उनको इवैल्यूएट करना है, और हम सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के ले रहे हैं, मतलब एक जैसे होमोजेनियस ले रहे हैं, आर्ट्स को नहीं ले रहे हैं, साइंस को नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के एक जैसे बच्चों को ले रहे हैं, बाकियों को छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इन दैट केस क्या हमारा सही निकल पाएगा डेटा? नहीं ना, हमारा सही हम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे, इवैल्यूएट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इसी तरह बाकी दो भी हैं, इसके अंदर हम बेसिकली डेटा को प्रेजेंट करते हैं मेनली, जो स्टैट्स के अंदर जो बेसिक मीनिंग होता है, मीन्स को नहीं। उसके अलावा जो है जो लॉज होते हैं स्टैट्स के, वो लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बट शॉर्ट रन में इतने नहीं होते। दैट्स वाई एक तरीके से लिमिटेशन बन जाती है। सो बेसिकली सही पॉजिटिव चीज़ क्या है? एनालिसिस ऑफ डाटा। आगे हम चलते हैं 72 पे। ये क्या बोल रहा है? जब प्रोबेबिलिटी बेस होती है सेल्फ बिलीव्स पे। अगर मान लो अभी जो है आप जो भी पर्सन्स एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर जो पर्सन है ना, वो खुद ही अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, अपने जो उनका सेल्फ बिलीव्स है वो क्या मानते हैं, वो उस बेसिस पे डेटा दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो एक तरीके से सब्जेक्टिविटी आ गई कि नहीं आ गई है? मतलब एक साइंटिफिक मेथड तो नहीं हुआ ना, साइंटिफिक तरीके से तो सब चीज़ें नहीं हो रही है ना। अगर आपसे सिंपली मैं पूछने जाऊँगी, आप अपने हिसाब से सब चीज़ें बताओगे, आप अपने सेल्फ बिलीव्स के हिसाब से बताओगे, आप अपने ओपिनियंस के बिहाफ पे बताओगे, है ना, आप क्या सोचते हो। ऐसी दूसरा पर्सन है वो कुछ अलग बताएगा, वो अपने हिसाब से बताएगा। हो सकता है वो किसी का फेवरेट हो तो वो उसके फेवर में बताएगा, हालांकि वो बंदा गलत है, स्टिल वो उसका फेवरेट है, या फिर फ्रेंड वगैरह है तो उसके फेवर में ही बताएगा, है ना। सो इन दिस वे वो थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है जब बेसिकली एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे उनके सेल्फ बिलीव्स को देखा जाता है, उस बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाती है, मतलब एक बायसनेस आ जाती है। उसके बाद हम चलते हैं 73 पे। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरीज द इवेंट्स विच कैन नेवर अकर टुगेदर। जैसे मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी बताया था, और एक दो जब हमारी फर्स्ट वाली थी ना जो क्वेश्चन सीरीज थी 1 to 25, मैंने तब भी बताया था आपको कि जब दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा कॉइन्स उछालने पे, है ना, दोनों चीज़ें हेड्स और टेल दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते ना। सो इन दैट वे वो कौन से होते हैं? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक ही चीज़ अक्कर हो सकती है। एक कॉइन उछालोगे तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। क्लियर? सी सही आंसर है। आगे हम चलते हैं 74 पे। क्या बोल रहा है? इफ़ द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की जाती है एवरी पॉइंट पे। इसको मैं समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ, एक सेकेंड। पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। जब आप जो ये क्लास इंटरवल है, लाइक यहाँ पे आपने लिया 20, ठीक है, यहाँ पे आपने लिया 30, यहाँ पे आपने लिया
40, ठीक है। ऐसे करके आपने क्लास इंटरवल्स ले लिए, क्लियर। जो इनके मिड पॉइंट्स होंगे ना, जो इनके मिड पॉइंट्स होंगे उनको मिला के जब आप बनाते हो, एक ग्राफ बनाते हो, जब उनका एक मिला के एक स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे बना देते हो, लाइंस बना देते हो, जोड़ देते हो मिड पॉइंट्स को, वो क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है, क्लियर है। वो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। मतलब इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट, इन सबको आपने मिलाया और ये क्या बन गया, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, क्लियर। अब क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है, एक सेकेंड, इसका सही आंसर वैसे हिस्टोग्राम है, आपको बता देती हूँ। हिस्टोग्राम है लाइक आपने क्लास इंटरवल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर एक इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर दिया, बार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक बार ग्राफ लाइक प्रेजेंटेशन होती है हिस्टोग्राम, आपने बार्स में कन्वर्ट कर दिया और बार ग्राफ लाइक एक प्रेजेंटेशन आपने इसमें बना दी है, क्लियर। अभी ये हमारा हो गया सिंपली, हम इसमें हमने मिड पॉइंट्स को जोड़ा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया, और ये हमने क्लास इंटरवल को इस तरीके से बार्स के थ्रू शो कर दिया, ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। अभी दोनों में डिफरेंस है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी दोनों सेम एक ही डायग्राम में कैसे बन सकते हैं, जब हम यहाँ से मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट और यहाँ से मिड पॉइंट उठा लें और इन सबको ऐसे करके मिला दें, तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया कि नहीं बन गया। या फिर ये कह लो, जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, जब हम इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइंस खींच देंगे ऐसे करके, ये सॉरी मिड पॉइंट है, एक सेकेंड, ये मिड पॉइंट है, ऐसे करके हम स्ट्रेट लाइंस खींच देंगे तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हिस्टोग्राम में स्ट्रेट लाइंस होती हैं और पॉलीगन में ऐसा हम मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं। जब हम दोनों को मतलब हम पॉलीगन से भी बीच में स्ट्रेट लाइंस खींच के हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको हम मिला के उसमें से हम पॉलीगन भी बना सकते हैं। कहने का मतलब एक बना लिया तो उसके अंदर से हम दूसरा भी बना सकते हैं। यही क्वेश्चन में अभी पूछ रहा है, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम वर्टिकल लाइंस खींच देते हैं, ठीक है, एवरी पॉइंट पे, ठीक है, तब मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर जब हम वर्टिकल यानी कि इस तरीके की लाइन हम खींच देते हैं, तो इन दिस वे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो पहले बेचारा था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज की सीरीज़ के 75 क्वेश्चन हैं। क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग है, सिंपली आपको बताना है। स्मूथड, अभी ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, एक सेकेंड रुकिए, ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही है। स्मूथ में क्या होता है, ये बेसिकली कैन बी ड्रॉन थ्रू वेरियस पॉइंट ऑफ पॉलीगन। बेसिकली जब मैंने आपको बताया ये हमारा बन गया पॉलीगन, जो हमने बनाया था ना, ये हिस्टोग्राम बनाया था हमने, है ना, इसके जो मिड पॉइंट्स थे इसको हमने आपस में जोड़कर ये बना दिया था पॉलीगन, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब इसी पॉलीगन से ही, इसी जो पॉलीगन के पॉइंट्स हैं ना, ये जो मिड वाले पॉइंट्स हैं, इसी से ही हम क्या बना सकते हैं, कैसे स्मूथ रफली कर्व बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, जब हम जो भी पॉलीगन के मिड पॉइंट्स होते हैं उनको मिला के एक फ्री हैंड रफली ड्रॉ कर लेते हैं कर्व, वो होता है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। जैसे इसमें था, इसमें ये देखो ना, कहीं से भी शुरू हो रही है, कहीं पे भी ऐसे कट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा बन जाता है पॉलीगन, ठीक है। बट हमने अभी क्या किया, इसी पॉलीगन के जो टेढ़ा मेढ़ा सा था ना, इसी के जो ये वाले पॉइंट्स थे ना, एक सेकेंड, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे एक स्मूथ फ्री हैंड एक तरीके से इस तरीके का कर्व बना लेंगे, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स के साथ। मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है ना, इन्हीं को एक रफली ऐसे करके हम बना लेते हैं, इन्हीं को जोड़ के स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व ये बन जाता है, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ के साथ मैच। उसके बाद हम चलते हैं हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम जैसे मैंने आपको बताया है अभी सारा हिस्टोग्राम का। उसके अलावा एक और बात, दैट इज़ हिस्टोग्राम जो होता है वो दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, यानी कि वो लेंथ के ऊपर भी फोकस करता है, वो विड्थ के ऊपर भी फोकस करता है। बट जो बार डायग्राम होता है ना, अकेला बार डायग्राम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर फोकस करता है, विड्थ के ऊपर फोकस नहीं करता है। मतलब वो चौड़ाई के ऊपर फोकस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लंबाई के ऊपर फोकस करता है, लेंथ के ऊपर फोकस करता है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है बार डायग्राम को 1 डायमेंशनल और हिस्टोग्राम को 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल क्यों बोला जाता है हिस्टोग्राम को, क्योंकि ये लेंथ और विड्थ दोनों पे फोकस करता है। और जो बार होता है उसको 1 डायमेंशनल क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये ओनली एंड ओनली किस पे फोकस करता है, लेंथ के ऊपर फोकस करता है। बचा कौन सा, ऑगिव, इसको मिला देंगे आप फर्स्ट के साथ, क्लियर। बेसिकली जो ऑगिव कर्व्स होते हैं
जब हम मीडियन निकालना होता है ना हमें, तो हम मीडियन जो है वो गाइस कर्व से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसको आप मैच कर लीजिए। सो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन जो कवर अप हो गए हैं। टोटल 75 हो गए हैं, आज के हमारे 25 हो गए हैं। थोड़े से आज के डायग्राम ज़्यादा थे, थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, थोड़े फार्मूलाज भी ज़्यादा आए हैं आज के क्वेश्चंस के अंदर, बट आई होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन। और जिसने भी अभी तक रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ जो है वो ऑनगोइंग है, चल रही है MCQs की सीरीज़, जिसने भी अभी तक नहीं देखने शुरू किए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, वो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MCQs का भी पेपर 1 के आपको नीचे मैंने लिखा हुआ है ना पेपर 1 MCQs, तो वो है, उसके अंदर सारे के सारे MCQs आपको मिलेंगे ICT के, कम्युनिकेशन के, रिसर्च के, ऐसे करके, है ना। और जो मैंने लिंक दिया हुआ है पेपर 1 रिवीजन का, उसके अंदर आपको पेपर 1 यूनिट्स के सारे के साथ के रिवीजन वीडियोस मिलेंगी। और जो मैंने लिंक दिया हुआ है पेपर 2 रिवीजन वीडियोस का, उसके अंदर मिलेंगी आपको सारे के सारे पेपर 2 के रिवीजन वीडियोस। ठीक है? सो अब उन्हें अच्छे से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक देना ज़रूर दीजिए। ठीक है? लाइक ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।